नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं, हम FSSAI का लेक्चर सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर मेंस एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तो सितंबर में जो है एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो जो मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस लेक्चर को ज़रूर देखें, उनको कुछ ना कुछ यहाँ से हेल्प ज़रूर होगी। तो जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें हम देखेंगे जनरल प्रोविज़न एज टू आर्टिकल ऑफ फूड। तो उसमें देखते हैं क्या है, आगे हम अच्छे से समझेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको जो जितने भी मैंने अभी तक लेक्चर्स बनाए हैं या फिर जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं, तो वो उसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये एक बेनिफिट होता है टेलीग्राम में, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा मिल जाएंगी। उसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। उसके साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कवर करेंगे फूड्स जनरल प्रोविज़न एज टू आर्टिकल ऑफ फूड। तो थोड़ा सा जान लेते हैं बैकग्राउंड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले 2 चैप्टर कवर करा दिए हैं, प्रीलिमिनरी और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारा जो फूड सेफ्टी एक्ट है, उसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में 2 चैप्टर जो है मैं कवर कर चुका हूँ। आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 जो है हम उसको थोड़ा बाद में देखेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 1 था उसको आप बहुत ज़रूर है देखना, आपके लिए बहुत ज़रूरी आपके लिए इसलिए है उसको देखना। चैप्टर नंबर 1 जो है उसको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी टेक्निकल टर्म्स आपको एक्ट में देखने को मिल रहे हैं आगे या फिर मिलेंगे आगे, वो चैप्टर नंबर 1 में कवर किए गए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप उसको ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इसके साथ ही साथ आज जो हम कवर करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब भी कोई कमिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कमीशन बनता है या फिर कोई अथॉरिटी बनती है, तो उसको चलाने के लिए, उसको प्रॉपर एक लॉ फॉर्म में चलाने के लिए, यानी कि कानूनी तरीके से अगर उसको चलाने के लिए हमें एक्ट बनाना पड़ता है। अगर एक्ट नहीं बनेगा तो चीज़ें जो हैं वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। कहीं इंडिया में कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो एक ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, एक ऐसा कानून होना चाहिए जो ऑल ओवर इंडिया में सेम तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। तो इसी को करने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसको बोला गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत लोग जानते होंगे कि जैसे कोई भी एक्ट अगर पास होता है इंडिया में, तो उसको इंडियन पार्लियामेंट पास करती है। इंडियन पार्लियामेंट का मतलब है कि भारतीय जो संसद है हमारी, वो पास करती है। संसद में जब ये रखा जाता है तब इसको ड्राफ्ट बोलते हैं। ये नॉर्मल एक पेपर पे लिखा हुई चीज़ें होती हैं, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। जब इस ड्राफ्ट को जो इंडियन पार्लियामेंट है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जब पास कर देती हैं, तब यही ड्राफ्ट बिल में कन्वर्ट हो जाता है। वही ड्राफ्ट अब कन्वर्ट हो गया बिल में। अब यही बिल जब आगे जाएगा राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास, जब प्रेसिडेंट इस पर अपनी एसेंट दे देगा यानी कि अपनी सहमति दे देगा, सिग्नेचर कर देगा, तब ये बन जाता है एक्ट। अब ऑल ओवर इंडिया में इसको, ऑल ओवर इंडियन टेरिटरी में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बिना किसी रोक टोक के। तो जो है सेम लॉ ऑल ओवर इंडिया पे अप्लाई होगा। तो ये एक्ट इसी वजह से लाया गया और इसी पे FSSAI काम करता है। FSSAI पे जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड कमिश्नर, वो सब इसी एक्ट पे काम करते हैं। एक्ट बेसिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के ये बनाया गया कि जितनी भी आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर कोई फूड को लेकर के जो भी प्रोविज़न्स हैं उसका अगर कोई वायलेशन करता है, रूल्स का वायलेशन करता है, तो हमें क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें इस एक्ट में लिखी हुई हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आगे हो सकती है उनका सॉल्यूशन इस एक्ट में है। क्या पेनल्टीज़ होंगी, क्या ऑफेंस होगा, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो अगर आप FSO बन रहे हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर बन रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आने वाली है फूड को लेकर के। अगर फूड कहीं गलत जगह पे, गलत फूड अगर कोई ह्यूमन कंज्यूम करता है, तो उसके लिए हेल्थ को लेकर कितने हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकते हैं।
तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपको चीज़ों को अच्छे से करना आना चाहिए। तो जो हम बात करेंगे आगे, तो सेक्शन नंबर जो 19 to 24 है ये इंक्लूड किए गए हैं चैप्टर नंबर 4 में। जिनको नहीं पता है तो चैप्टर जो हमारा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट्स में जो 12 चैप्टर हैं उसमें टोटली 101 सेक्शन है, यानी कि जो फूड सेफ्टी एक्ट है हमारा उसमें 101 सेक्शन है। ये क्वेश्चन आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर में आ चुका है कि जो हमारा 2006 वाला एक्ट है उसमें कितने सेक्शन होते हैं, बताओ। इतने आसान आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कितने होते हैं, 101 होते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो हम कवर करेंगे उसमें 19 से 24 तक के सेक्शंस दिए गए हैं। सेक्शन नंबर 19, यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, आगे हम इनको डिटेल में समझेंगे। तो जो सेक्शन नंबर 19 है उसमें यूज़ ऑफ फूड एडिटिव्स और प्रोसेसिंग ऐड के बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 20 कंटामिनेंट्स और नेचुरली अक्रिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैवी मेटल्स के बारे में बताया गया है। इनको लेकर के क्या जनरल प्रोविजंस हैं उसको बताया गया है। जो सेक्शन नंबर 21 है उसमें पेस्टिसाइड और वेटनरी ड्रग रेसिड्यू और एंटीबायोटिक रेसिड्यू और माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स के बारे में बताया गया है कि इनको लेकर के फूड के रेस्पेक्ट में क्या क्या प्रोविजंस होंगे। सेक्शन नंबर 22 की अगर बात करें तो जनरल मॉडिफाइड फूड के बारे में बताया गया है, ऑर्गेनिक फूड और फंक्शनल फूड और प्रोप्राइटरी फूड के बारे में बताया गया है। सेक्शन 23 पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड को कवर करता है। उसके साथ ही साथ सेक्शन नंबर 24 जो है वो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोविजन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर के जो भी प्रोविजंस हैं वो इस एक्ट में सेक्शन नंबर 24 में इंक्लूड किए गए हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो सेक्शन नंबर 19 है, आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में ये बना के चलिएगा कि एक्ट जो हमारा 2006 में आ चुका था, उसके बाद में 2008 में FSSAI इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन FSSAI वर्किंग में कब आया, 2011 में। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे फूड सेफ्टी जो हमारा अथॉरिटी है वो जो है अगर 2011 में आया, तो नहीं, वो 2008 में आ चुका था। उसके बाद में 2011 में वो वर्किंग में आया, इफेक्टिव हुआ है। तो देखते हैं। तो नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन एनी फूड एडिटिव्स और प्रोसेसिंग ऐड अनलेस इट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। कहने का मतलब ये है, नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन एनी एडिटिव्स, यानी कि कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड कोई भी फूड एडिटिव्स को शामिल नहीं करेगा, फूड एडिटिव्स उसमें नहीं मिलाया जाएगा और प्रोसेसिंग एड्स को भी नहीं मिलाया जाएगा जब तक कि जो भी प्रोविजंस हैं उसको लेकर के एक्ट में वो उसके अनुसार ना हो। यानी कि जो प्रोविजंस दिए गए हैं अगर वो उसके अनुसार नहीं है, उनके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो उसको फूड में नहीं मिलाया जा सकता है, फूड एडिटिव्स और प्रोसेसिंग ऐड को। एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्रोसेसिंग ऐड में मतलब कहने का मतलब है कि मीन्स एनी सब्सटेंस और मटेरियल नॉट इंक्लूडिंग एपरेटस और यूटेंसिल्स। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेसिंग ऐड का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जैसे रॉ मटेरियल है उसको फूड में जब कन्वर्ट किया जा रहा है, तो जो ऑल ओवर प्रोसेस हो रहा है उसके दौरान आप अगर किसी चीज़ को उसमें सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है फूड प्रोसेसिंग ऐड, उसको प्रोसेसिंग ऐड बोलते हैं। एडिटिव्स की बात करें तो जैसे कि आप ये मसाले देख रहे हैं, बहुत सारे मसाले जो होते हैं आप यूज़ करते हैं ना, वो भी एक तरीके से एडिटिव्स होते हैं। तो कोई भी एडिटिव्स है, कोई भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं फूड के कलर को चेंज करने के लिए अगर आप ऐड करते हैं, फूड के टेस्ट को चेंज करने के लिए अगर आप ऐड करते हैं, एनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, एनी टाइप ऑफ मटेरियल जो फूड को क्या करे, उसकी नेचुरलिटी को चेंज कर दे, तो वो फूड एडिटिव्स कहलाता है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 22 फूड सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का ये कहता है कि कंटामिनेंट्स नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैवी मेटल्स के बारे में इसमें बताया गया है। बोला ये गया है कि नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन एनी कंटामिनेंट्स। कहने का मतलब ये है कि एनी आर्टिकल ऑफ फूड कोई भी कंटामिनेंट्स को कंटेन नहीं करेगा और नेचुरली एक्टिंग टॉक्सिन्स भी उसमें नहीं होने चाहिए, और इसके साथ ही साथ सब्सटेंसर्स भी नहीं होने चाहिए, और इसके साथ ही साथ हार्मोन्स और हैवी मेटल्स जो हैं वो एक्सेस अमाउंट में नहीं होने चाहिए। एक्सेस क्वांटिटी में जो भी चीज़ें होंगी ना, उनको एक स्पेसिफाई मैनर में रेगुलेशंस के थ्रू स्पेसिफाई किया गया है, एक उनका स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है कि ये उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं चीज़ें, तो उनका जो है एक्सेस अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का एक्सेस अमाउंट भी नहीं होना चाहिए फूड में।
इस सब को लेकर के सेक्शन 20 में बताया गया। ये आप फूड कंटामिनेंट्स का इमेज देख रहे हैं, जैसे ये टोमेटो है, इसमें आप देख रहे हैं फंगस लग गया है, तो ये कंटामिनेशन है। उसके बाद में अगर बात करें तो सेक्शन नंबर 21 जो कहता है वो किस बारे में बोलता है, वो पेस्टिसाइड्स के बारे में बोलता है और वेटनरी के बारे में बोलता है, वेटनरी ड्रग रेसिड्यू के बारे में बोलता है, एंटीबायोटिक रेसिड्यू के बारे में बोलता है, इसके साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स के बारे में बोलता है। इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है, नो आर्टिकल ऑफ फूड सेल कंटेन इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब ये है इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो भी हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो नहीं यूज़ किया जाएगा। पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू का मतलब ये है जो भी आप कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं, जो उनका पार्ट जो बच जाता है, रेसिड्यू जो बच जाते हैं, जो नहीं यूज़ होता है, उसको भी नहीं यूज़ किया जाएगा, फूड में नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ वेटनरी ड्रग रेसिड्यू का मतलब ये है कि जो वेटनरी ड्रग्स होती हैं उनको यूज़ करने के बाद में कुछ चीज़ें जो बच जाती हैं उसको रेसिड्यू बोलते हैं, वो भी फूड में नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही साथ एंटीबायोटिक रेसिड्यू भी नहीं फूड में होने चाहिए, सॉल्वेंट रेसिड्यू भी नहीं होने चाहिए, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस एंड माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स इन एक्सेस ऑफ सच टॉलरेंस लिमिट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस। रेगुलेशंस के थ्रू जो भी लिमिट को स्पेसिफाई किया गया है, मतलब एक्सेस अमाउंट उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ फूड में नहीं होनी चाहिए जो जो ह्यूमन के जाके हार्मफुल इफेक्ट करे, ह्यूमन के ऊपर जब वो कंज्यूम करे तो उसके ऊपर एक बहुत ही ख़राब इफेक्ट डाले, उसकी हेल्थ को इफेक्ट करे, तो ये सब चीज़ें ना नहीं होनी चाहिए फूड में। ये सब सेक्शन 21 में बताया गया है। आगे आप देख रहे हैं, नो इंसेक्टिसाइड शैल बी यूज डायरेक्टली ऑन द आर्टिकल ऑफ फूड, यानी कि आर्टिकल ऑफ फूड है उस पर आप डायरेक्टली नई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं कि आप स्प्रे कर दे रहे हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ऑफ फूड एक्सेप्ट फ्यूमिगेशन रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड अंडर द इंसेक्टिसाइड एक्ट, यानी कि जो कुछ जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनको छोड़ करके आप बाकी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। फ्यूमिगेंट्स का मतलब यही होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया को अगर स्टरलाइज करना है तो आप एक गैस फॉर्म में एक केमिकल को यूज़ करते हैं जिसको फ्यूमिगेंट्स बोलते हैं। सेक्शन नंबर जो 22 है, सेक्शन नंबर 22 ये कहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और ऑर्गेनिक फूड और फंक्शनल फूड और प्रोप्रिएटरी फूड के बारे में बोलता है। इसको लेकर के क्या क्या प्रोविजंस हैं फूड सेफ्टी एक्ट में उसके बारे में हम देखते हैं। तो अंडर दिस एक्ट एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, कोई भी पर्सन जो है वो ना ही मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और ना ही सेल और इम्पोर्ट कर सकता है एनी नॉवेल फूड। नॉवेल फूड का मतलब ये है कि जिसका कोई भी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है, जो जिस फूड के बारे में अभी कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया उसको लेकर के कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो कहने का मतलब कोई नया फूड है, आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते जब तक उसके बारे में अच्छे से पता ना हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड आर्टिकल ऑफ फूड्स को भी आप ऐसे नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन के। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जैसे कि आप ये टोमेटो को देख रहे हैं, आजकल के टाइम पे जो टमाटर आप देखते होंगे घर पे आपके रखे रहते हैं वो ईजिली ख़राब नहीं होते इतनी जल्दी, क्योंकि उसको जेनेटिकली ट्रीट किया गया। जेनेटिकली ट्रीट का मतलब ये है कि जो हमारा फूड है उसका जो जेनेटिक फैक्टर है उसमें कुछ चेंज कर देना, उसके जेनेटिक ऑर्डर में कुछ चेंज कर देना, इसी को बोलते हैं क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। उसके जीन को हमने मॉडिफाई कर दिया, बस यही है डिफिनीशन और कुछ नहीं है। उसके बाद में इरेडिएटेड फूड भी नहीं यूज़ करेंगे। इरेडिएटेड फूड का मतलब ये है कि फूड को मतलब कि आयोनाइज्ड रेडिएशन दिया गया है, यानी कि गामा रेडिएशन और एक्सरे रेडिएशन जब देते हैं, एक्सरेज का रेडिएशन जब देते हैं, और तो फूड में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फूड्स को लेकर के कि मतलब ऑर्गेनिक फूड का मतलब ये है कि फूड में कोई भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस नहीं ऐड किया गया है, यानी कि उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं मिलाया गया है, वो नेचुरल फूड है एक तरीके से। फूड फॉर स्पेशली डाइटरी यूज़ और फंक्शनल फूड या न्यूट्रास्यूटिकल्स, यानी ऐसे फूड जिनको हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट। और प्रोप्रिएटरी फूड का मतलब ये होता है कि कोई भी नॉवेल फूड का मतलब होता है कोई न्यू फूड, इसको प्रोप्रिएटरी फूड बोलते हैं। सच एज अदर आर्टिकल ऑफ फूड विच इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन दिस बिहाफ। कहने का मतलब है आप इन सब चीज़ों को लेकर के आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। जो भी रेगुलेशंस में जो भी चीज़ मेंशन की गई हैं, जो रेगुलेशन एक्ट है उसमें जो भी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं, जो भी सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंपोर्ट करना है फूड को। उसके बाद में जो सेक्शन नंबर 23 है उसमें पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बारे में बताया गया है, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखते होंगे मार्केट में जो भी फूड बिक रहे हैं, तो किसी पे अगर फूड का कोई बॉक्स है उस पर लिखा रहता है
200% प्रोटीन। ये क्या है, ये मिसलीडिंग कर रहा है एक तरीके से, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये मिसलीडिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स आपको गुमराह कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट, सेल और एक्सपोज फॉर सेल और डिस्पैच और डिलीवर टू एनी एजेंट और ब्रोकर फॉर द पर्पस ऑफ सेल। यानी कि कोई भी पर्सन जो है ना ही मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ना ही सेल कर सकता है, ना ही एक्सपोज फॉर सेल और डिस्पैच और डिलीवर टू एनी एजेंट और ब्रोकर फॉर द पर्पस ऑफ सेल। कहने का मतलब है कि आप सेल के पर्पस के लिए चीज़ों को, ना ही फूड को एक्सपोज कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं, और ना ही आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। नॉट मार्केट एंड लेबल्ड इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। अगर वो जो रेगुलेशंस हमारे एक्ट में दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं है, उनके अकॉर्डिंग लेबलिंग एंड पैकेजिंग नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड दैट द लेबल शैल नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट, क्लेम, डिज़ाइन और डिवाइस विच इज़ फॉल्स और मिसलीडिंग। यानी जैसा मैंने आपको बताया ना, फूड पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखा है, अगर वो प्रॉपर मैनर में नहीं है, अगर वो उस पर लिखा है 200% प्रोटीन है इसमें, अगर वो भी चीज़ें सही नहीं, ये इस तरीके से आपको मिसगाइड कर रहा है फूड, तो ये सब जो है मिसलीडिंग कैटेगरी में आ जाते हैं, और ये सब अलाउड नहीं है अंडर द रेगुलेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड एक्ट। या आप देख रहे हैं जैसे कि एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल इंश्योर दैट द लेबलिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फूड। लेबलिंग का मतलब यही है, जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ फूड, लेबल आप करते हैं, उस पर देखते हैं फूड के जो पैकेजिंग होती है उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं FSSAI को लेकर के, आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइसेंस, जब तक FSSAI इसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप मार्केट में किसी भी फूड को नहीं बेच सकते हैं। उसके बाद में जो इसका जो कंपोजिशन लिखा होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, शुगर कितना है, ये सब चीज़ें जो लिखी होती हैं, ये सब एक प्रॉपर, एक ठीक मैनर में और सही से लिखी होनी चाहिए, वरना ये मिसलीडिंग कैटेगरी में आ जाएगा फूड। तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है 24। इसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट और प्रोविजन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट को बताया गया है, यानी कि किसी भी फूड को लेकर के आप जो विज्ञापन करेंगे उसको लेकर के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप अपनी मर्जी से किसी भी फूड को एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब अनुचित ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि कोई अनुचित आप व्यापार नहीं कर सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस है। नो एडवर्टाइजमेंट शैल बी मेड ऑफ एनी फूड विच मिसलीडिंग और डिसीविंग और कॉन्ट्रावेंस द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी फूड है मिसलीडिंग की कैटेगरी में है, यानी कि वो उस पर चीज़ें लेबलिंग और पैकेजिंग प्रॉपर मैनर में नहीं है, उसके साथ ही साथ वो प्रोविज़न्स ऑफ एक्ट है उसको उल्लंघन करता है, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर मैनर में नहीं है तो आप जो है फूड को एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। नो पर्सन शैल इंगेज हिमसेल्फ इन एनी अनफेयर ट्रेड। कोई भी पर्सन जो है अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी फूड को क्या करता है, फूड के बिजनेस की प्रैक्टिसेस करता है या फिर उसको बेचता है, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आप अपने बिजनेस के लिए बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं तो ऐसा अलाउड नहीं है। तो स्पेशली यही इस बोला गया है सेक्शन नंबर 24 में। स्पेशली एक तो बताया गया है रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट को लेकर के क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। तो हमने देख लिया यहाँ पे सेक्शन जो है हमारे 19 से 24, जो कि चैप्टर नंबर 4 था। तो आई होप आपको यहाँ पे थोड़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके डाउट्स थोड़े क्लियर हुए होंगे। अगर आपके डाउट्स नहीं क्लियर हुए हैं तो थोड़ा सा प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ को लेकर के तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पे विज़िट किया तो एक्ट्स वगैरह के वीडियोस देखे तो बहुत चीज़ें क्लियर नहीं है वहाँ पे, अदर जो लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। इसी वजह से मैं ये सीरीज़ लेकर के चल रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे यार लाइक कर दो, और उसके साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल परसों में भी आपको एक और लेक्चर मिल जाएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे और साथ में पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ।